आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर का मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। कई बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर मॉडल पेपर सॉल्व करवाइए, तो फिर आज हम मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। आपको यहाँ पर एक मॉडल पेपर दिख रहा होगा। इस मॉडल पेपर को आप यूपीएमएसपी की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक डला हुआ है, आप इसको वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न। सबसे पहला जो प्रश्न है, संचार माध्यम में डेटा प्रेषण की गति प्रायः मापी जाती है और 4 विकल्प दिए हुए हैं, सीपीएस में, बीपीएस में, बिट्स में या डीआईपी में। तो जो डाटा प्रेषण की जो गति है उसको बीपीएस में मापा जाता है। तो सही उत्तर क्या है इसका? बीपीएस में, यानी बी इसका सही उत्तर है। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है? उपग्रह द्वारा प्रसारण किस प्रकार की नेटवर्क टोपोलॉजी पर आधारित है? तो उपग्रह द्वारा प्रसारण किस प्रकार की टोपोलॉजी पर आधारित होगा? इसमें विकल्प हैं स्टार, ट्री, बस और रिंग। तो ये विकल्प दिए हुए हैं। हम रहते हैं पृथ्वी पर और जो सैटेलाइट होती है या फिर जो उपग्रह होते हैं ये पृथ्वी का लगाते हैं चक्कर। हम जो डेटा सैटेलाइट तक भेजते हैं तो ये सैटेलाइट उस डेटा को रिसीव करती है और इस डेटा को उनके निर्धारित स्थान पर ये सैटेलाइट भेज देती हैं। इसी तरीके से जो डेटा प्रेषण है सैटेलाइट के माध्यम से वो होता रहता है। तो हम क्या देखते हैं कि सैटेलाइट केंद्र में है और बाकी जो इससे कनेक्टेड डिवाइस है वो पृथ्वी पर हैं, वो इस सैटेलाइट से जुड़े हुए हैं। तो ये किस प्रकार की टोपोलॉजी को दर्शा रहा है? ये स्टार टोपोलॉजी को दर्शा रहा है। स्टार टोपोलॉजी में भी क्या होता है, एक मुख्य कंप्यूटर या फिर हब केंद्र में होता है और इससे सारे नोड या कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं। तो इस प्रकार की टोपोलॉजी को हम स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। और यहाँ पर जो सैटेलाइट के द्वारा डेटा संप्रेषण हो रहा है यहाँ पर स्टार टोपोलॉजी के द्वारा हो रहा है। तो इसका सही उत्तर है स्टार। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्न में से कौन सा एक प्रोटोकॉल नहीं है? यहां पर ऑप्शन दिए हुए हैं हमें टीसीपी/आईपी। टीसीपी/आईपी एक प्रोटोकॉल है। इसका पूरा नाम है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर इसे इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। दूसरा है आईएसपी। आईएसपी क्या होता है? आईएसपी का मतलब है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी ऐसी कंपनियां जो हमें इंटरनेट की सेवा देती हैं। ये प्रोटोकॉल नहीं है। तो हमें जो विकल्प चाहिए था, जो उत्तर चाहिए था, ये विकल्प हमें मिल गया है, आईएसपी है। यहाँ पर HTTP भी दिया हुआ है। HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये एक प्रोटोकॉल है। इसके बाद X.25 ये भी एक टाइप का प्रोटोकॉल है। ये पैकेट स्विचिंग कम्युनिकेशन में एक यूज़ होने वाला प्रोटोकॉल है। तो X.25 भी एक प्रकार का प्रोटोकॉल है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है 8 बिट का समूह क्या होता है? इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं बाइट, नेबल, वर्ड और मेगाबाइट। तो इस क्वेश्चन को ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। आप में से सभी लोगों को पता होगा कि 8 बिट का संयोजन क्या कहलाता है? 8 बिट का संयोजन कहलाता है बाइट। तो इसका सही उत्तर क्या है? बाइट। अगला क्वेश्चन है एक नॉट गेट में कितने इनपुट वेरिएबल हो सकते हैं? और ऑप्शन दिए हुए 1, 2, 3 कितने भी। तो एक नॉट गेट में कितने इनपुट होते हैं? हमें पता है कि नॉट गेट क्या करता है, केवल एक ही इनपुट लेता है और एक हमें आउटपुट देता है। तो नॉट गेट में दिए जाने वाले इनपुट कितने हैं? एक इनपुट होता है और ये हमें उसका इन्वर्स करके आउटपुट के रूप में देता है। तो इसका सही उत्तर है 1। इसके बाद अब हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन शुरू होते हैं। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित का संक्षेप में उत्तर दीजिए। तो हम इन्हें भी जल्दी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है लैन का पूरा नाम लिखिए। तो लैन का पूरा नाम है लोकल एरिया नेटवर्क। नेटवर्क हमें पता है 3 टाइप के होते हैं, लैन, मैन, वैन। तो यहाँ पर लैन पूछा गया है तो लैन का पूरा नाम है लोकल एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है मॉडेम का पूरा नाम लिखिए। तो मॉडेम MODEM ये एक शॉर्ट फॉर्म है। इसका पूरा नाम है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, यानी ये क्या है? एक प्रकार का डिवाइस होता है मॉडेम। ये क्या काम करता है? एनालॉग डेटा को डिजिटल में और डिजिटल डेटा को एनालॉग में परिवर्तित करता है। तो ये दोनों काम करता है। तो मॉडेम का पूरा नाम है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। अगला क्वेश्चन है बूलियन ऑपरेटरों के नाम लिखिए। तो बूलियन अलजेब्रा जब हमने पढ़ा था तो उसमें 3 प्रकार के ऑपरेटर हमने जाने थे। कौन कौन से ऑपरेटर हैं? एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर और तीसरा है नॉट ऑपरेटर। तो ये 3 ऑपरेटर हैं। अगला क्वेश्चन है बाइट क्या होता है? तो डेटा को मापने की एक इकाई बाइट कहलाती है। 8 बिट के संयोजन को हम बाइट कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अगला है सर्च इंजन का एक उदाहरण दीजिए। हम जब इंटरनेट पर जाते हैं और डेटा को हमें सर्च करना होता है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम गूगल खोलते हैं। तो गूगल ही क्या है? एक सर्च इंजन है। सर्च इंजन ऐसे टूल होते हैं जो हमें इंटरनेट पर सूचना और जानकारी को खोजने में मदद करते हैं। तो सर्च इंजन का उदाहरण क्या हो गया? गूगल। इसी तरीके से याहू भी एक सर्च इंजन है, bing.com भी एक सर्च इंजन है, ask.com भी सर्च इंजन है। बहुत सारे सर्च इंजन है। हमें एक ही बताना था तो हमने बता दिया गूगल।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये जो क्वेश्चन है ये 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है संचार से संबंधित निम्न पदों को समझाइए, और पहला दिया हुआ है सिंप्लेक्स और दूसरा है डुप्लेक्स। तो सिंप्लेक्स क्या होता है, पहले हम बोर्ड को साफ कर देते हैं, फिर इसको हम आगे समझते हैं। सिंप्लेक्स क्या है? सिंप्लेक्स संचार की एक ऐसी अवस्था है जिसमें डेटा का स्थानांतरण केवल एक ही दिशा में होता है, यानी डेटा को हम भेज सकते हैं लेकिन डेटा को वापस प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जब डेटा का स्थानांतरण केवल एक ही दिशा में हो तो उसको हम सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन कहते हैं। जैसे टीवी में डेटा का जो ट्रांसमिशन होता है वो सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन है, इसी तरीके से रेडियो में भी डेटा का जो ट्रांसमिशन है वो सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन होता है। ये सारे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ये सारे क्वेश्चंस हम पहले पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। जिन बच्चों ने जो वीडियो देखे होंगे तो सभी को ये क्वेश्चंस के आंसर बन रहे होंगे। अगला इसी में जो टॉपिक है वो है डुप्लेक्स। अब ये डुप्लेक्स क्या होता है? डुप्लेक्स संचार की एक ऐसी अवस्था है जिसमें डेटा का स्थानांतरण दोनों दिशाओं में होता है। और डुप्लेक्स होते हैं 2 टाइप के, एक होता है हाफ डुप्लेक्स और दूसरा होता है फुल डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, डेटा का स्थानांतरण दोनों दिशाओं में तो हो सकता है लेकिन एक समय में डेटा या तो भेजा जा सकता है या फिर प्राप्त किया जा सकता है। जैसे हम वॉकी टॉकी में बात करते हैं तो वॉकी टॉकी में क्या होता है, एक समय में या तो डेटा भेजा जाएगा या फिर प्राप्त किया जाएगा, दोनों चीज़ें एक साथ संभव नहीं होती। तो ये होता है हाफ डुप्लेक्स। और फुल डुप्लेक्स क्या होता है, संचार की एक ऐसी अवस्था जिसमें एक समय में डेटा को भेजा भी जा सके और डेटा को प्राप्त भी किया जा सके, इस तरीके की संचार की अवस्था फुल डुप्लेक्स कहलाती है। तो डुप्लेक्स के बारे में भी हमने जान लिया। अगला हमारा क्वेश्चन है 1s पूरक प्रणाली क्या है? किसी भी बाइनरी संख्या का 1s पूरक क्या होता है? मान लेते हैं हमारे सामने कोई एक बाइनरी संख्या है, इसका 1s पूरक निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इस बाइनरी संख्या में जितने भी डिजिट दिए हुए हैं हम सभी डिजिट का इन्वर्ट निकालते हैं। इन्वर्ट का मतलब जस्ट अपोजिट कर देते हैं। जैसे हमें यहाँ 1 दिया हुआ है तो 1 को हम 0 बना देंगे, 0 को 1 बना देंगे, फिर 1 को 0, फिर 1 को 0, 0 को 1 और 1 को 0। तो हमने ये क्या किया, इस बाइनरी संख्या का 1s पूरक निकाल लिया। किसी भी बाइनरी संख्या का 1s पूरक निकालने के लिए हम उसके अंकों को पलट देते हैं तो 1s पूरक निकल आता है। एक होता है 2s पूरक, ये यहां पर नहीं पूछा गया, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको कैसे निकालना है 2s पूरक, हमें क्या करना है, दिए हुए नंबर को इन्वर्ट कर देना है, यानी उसका 1s पूरक निकाल लेना है। और उसके 1s पूरक में जब हम 1 जोड़ देंगे तो हमें 2s पूरक मिल जाता है। जैसे यहां पर ये संख्या है, इसका 1s पूरक निकालना था तो हमने सभी अंकों को इन्वर्ट कर दिया, और इसका अगर 2x पूरक निकालना था तो हम इसमें 1 जोड़ देते तो इस नंबर का ये 2x पूरक हमें मिल जाता। अगला क्वेश्चन है बैंडविड्थ क्या है, इसका संक्षिप्त वर्णन करें। बैंडविड्थ क्या होता है, किसी संचार लाइन में प्रेषित की जाने वाली अधिकतम डेटा की मात्रा बैंडविड्थ कहलाती है। जितनी भी संचार लाइन होती है सबकी एक अपनी बैंडविड्थ होती है, यानी वो कितनी अधिकतम क्षमता से डेटा को ट्रांसफ़र कर पा रही है, तो उसको हम बैंडविड्थ कहते हैं। और बैंडविड्थ को बीपीएस या फिर बॉड में मापा जाता है, बिट्स पर सेकंड में या फिर बॉड में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है ईमेल के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये एक ऐसी सेवा है जिसका प्रयोग करके हम इंटरनेट के माध्यम से पत्रों को भेज सकते हैं और पत्रों को प्राप्त कर सकते हैं। पहले के ज़माने में पत्रों को भेजने के लिए पोस्ट का यूज़ होता था, आज भी हम पोस्ट का यानी डाकघरों का प्रयोग करते हैं। लेकिन इंटरनेट आने के बाद पत्रों को प्राप्त करने का और भेजने का जो तरीका है ये पूरी तरीके से बदल चुका है। कैसे बदल चुका है, आजकल हम ईमेल का प्रयोग करते हैं। ईमेल का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक मेल। हम इंटरनेट के माध्यम से पत्रों को भेजते हैं और प्राप्त कर लेते हैं। अगला क्या है, लाइनेक्स में कैट एवं मोर आदेशों के बीच अंतर स्पष्ट करें। तो लाइनेक्स में 2 कमांड यहाँ पर दर्शाई हुई है, एक कैट कमांड है और दूसरी है मोर कमांड। इन दोनों का यूज़ क्या है, जब हमें किसी फाइल का डेटा पढ़ना होता है तो हम कैट कमांड का यूज़ करते हैं। जैसे हम किसी फाइल का डेटा पढ़ना चाहते हैं तो हम कैट कमांड का यूज़ करते हैं। हम लिखते हैं कैट, इसके बाद उस फाइल का नाम, जो भी टेक्स्ट फाइल का नाम है उस फाइल का नाम हम टाइप करेंगे, और जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो इस फाइल के अंदर जो भी डेटा होगा वो डेटा हमारी स्क्रीन पर आ जाएगा। अब ये मोर कमांड क्या है, कभी कभी क्या होता है जो टेक्स्ट फाइल होती है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है। मान लेते हैं कोई टेक्स्ट फाइल है और उसका डेटा स्क्रीन पर एक स्क्रीन पर नहीं आ पा रहा है, वो डेटा दिख तो रहा है हमें पूरा, लेकिन कुछ डेटा ऊपर की ओर रह गया है, वो हमें दिख नहीं रहा है। तो वो जो डेटा ऊपर की ओर छुप गया है उसको देखने के लिए हम मोर कमांड का यूज़ करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है सभी खंडों के उत्तर दीजिए। ये भी 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है। और क्वेश्चन कौन सा है,
सबसे पहले दे रखा है एनालॉग संचरण और डिजिटल संचरण। हमें एनालॉग संचरण और डिजिटल संचरण के बारे में लिखना है। ये एनालॉग संचरण क्या होता है? एनालॉग डेटा ऐसा डेटा होता है जिसका कोई भी निर्धारित मान नहीं होता, और ये जो डेटा है ये ताप, दाब, इन सभी भौतिक राशियों पर कार्य करता है। तो एनालॉग संचरण क्या है? एनालॉग डेटा को संचरित करना एनालॉग संचरण कहलाता है। और डिजिटल डेटा क्या है? कंप्यूटर, जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो सभी डिजिटल डेटा पर कार्य करते हैं। डिजिटल डेटा में केवल 2 ही मान होते हैं, एक तो 0 और एक 1। तो डिजिटल डेटा जो है वो उसमें केवल 2 ही मान होते हैं। न्यूनतम मान को हम 0 कहते हैं और अधिकतम मान को 1 कहते हैं। तो इसके संचरण को हम डिजिटल संचरण कह देते हैं। अगला जो हमारे सामने क्वेश्चन है वो है स्टार टोपोलॉजी के 2 लाभों के बारे में बताइए। स्टार टोपोलॉजी कैसी होती है? अभी हमने समझा था स्टार टोपोलॉजी में केंद्र में हब होता है या एक केंद्रीय कंप्यूटर होता है, और इस केंद्रीय कंप्यूटर या हब से सभी कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं। अब इसका लाभ हम कैसे बता सकते हैं? सबसे पहला लाभ तो हम इसको देखकर ही बता सकते हैं कि इसमें नए नोड को जोड़ना आसान है। कोई आप नया कंप्यूटर या नया नोड जोड़ना चाहें तो आप बिल्कुल आसानी से जोड़ सकते हैं। आपको बस एक केबल की आवश्यकता होगी, किसी भी कनेक्शन को डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक लाभ तो ये हो गया कि नए नोड को इसमें जोड़ना आसान है। दूसरा लाभ हम क्या बता सकते हैं? मान लेते हैं कि कोई एक नोड जो है वो ख़राब हो गया, तो क्या इससे हमारे नेटवर्क पर प्रभाव पड़ेगा? तो किसी भी नोड के ख़राब हो जाने से हमारे नेटवर्क पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो दूसरा भी लाभ हमने बता दिया बिल्कुल देखकर, कोई हमें एफर्ट नहीं करना पड़ा, इसमें नए नोड को जोड़ना आसान है। एक लाभ ये हो गया। और दूसरा लाभ है कि अगर नेटवर्क में कोई कंप्यूटर खराब हो जाता है तो इसका जो प्रभाव है वो पूरे नेटवर्क पर नहीं पड़ता। अगला क्वेश्चन है ASCII क्या है? ASCII ये क्या है? ये एक प्रकार का कंप्यूटर कोड सिस्टम है। कंप्यूटर कोड होते हैं, इसका पूरा नाम है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये ASCII कोड 2 टाइप के होते हैं, एक 7 बिट होते हैं, एक 8 बिट होते हैं। एक 7 बिट ASCII कोड होते हैं, एक 8 बिट ASCII कोड होते हैं। सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली और सबसे ज़्यादा प्रचलित कंप्यूटर कोड प्रणाली यही है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब ये 7 बिट ASCII कोड जो है ये 2 की घात 7 कैरेक्टर को एनकोड करता है, यानी बाइनरी संख्याओं के रूप में बदल सकता है। और ये जो 8 बिट ASCII है ये 2 की घात 8 कैरेक्टर को बाइनरी संख्याओं के रूप में बदल सकता है। तो ये 2 ही नंबर का क्वेश्चन था, तो इसको हम शॉर्ट में लिख देंगे, चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा मैसेजिंग ओवर लैन को समझाइए। अब मैसेजिंग ओवर लैन का क्या मतलब है? ये जो टॉपिक है ये लाइनेक्स से पूछा गया है। हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले वीडियो में इसको डिस्कस किया था। लाइनेक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये काफ़ी शक्तिशाली ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसका यूज़ ज़्यादातर कंपनीज वगैरह में होता है जहाँ पर एक नेटवर्क या फिर एक लैन स्थापित किया जाता है, और जो सर्वर होते हैं सर्वर्स पर लाइनेक्स को स्थापित किया जाता है या उसको इंस्टॉल किया जाता है। तो जब कंप्यूटर्स में लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है तो हम उस टर्मिनल का यूज़ करके एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच में कैसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं, इसके बारे में हमें लिखना है। तो मैसेजिंग ओवर लैन करने के लिए लैन के ऊपर हमें कुछ कमांड याद रखनी है। कौन सी कमांड है? एक है MESC, दूसरी कमांड है वॉल कमांड, तीसरी कमांड है राइट कमांड, और चौथी कमांड है टॉक कमांड। तो इन 4 कमांड का यूज़ होता है। ये MESG कमांड किस लिए यूज़ होती है? अगर कोई दूसरा यूज़र आपको मैसेज करना चाहता है और आप उस मैसेज को प्राप्त करना चाहते हैं या फिर नहीं प्राप्त करना चाहते, तो इस सहमति को दर्शाने के लिए आप MESG कमांड का यूज़ करते हैं। तो आप क्या करते हैं? MESG कमांड लिखते हैं। अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो Y लिख देते हैं, सहमति देना चाहते हैं तो यस लिखकर आप संदेश भेजते हैं, कन्फर्म करते हैं। तो इस तरीके से आप सहमति दे सकते हैं। अगर आप मैसेज प्राप्त नहीं करना चाहते तो आप N लिख देते हैं। अगली जो कमांड है वो है वॉल कमांड। अब मान लेते हैं एक लैन में बहुत सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। अब उस कंपनी में एक अर्जेंट मीटिंग बुलानी है और सभी यूज़र्स को एक साथ मैसेज भेजना है, तो उसके लिए वॉल कमांड का यूज़ होता है। अब क्या करते हैं, इसमें होता क्या है, सबसे पहले तो वॉल कमांड टाइप की जाती है और जो भी मैसेज हमें भेजना है वो हम एंटर प्रेस करके उस मैसेज को टाइप कर देते हैं। और जैसे ही Ctrl+D दबाते हैं तो जो ये मैसेज होगा ये नेटवर्क में जितने भी नोड जुड़े हुए हैं, जितने भी कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, सभी के पास एक मैसेज चला जाएगा। तो ये वॉल कमांड हो गई। राइट कमांड क्या है? राइट कमांड किसी विशेष यूज़र को मैसेज भेजने की सुविधा देता है। कैसे मैसेज भेजा जाता है? सबसे पहले राइट कमांड लिखते हैं, इसके बाद यहाँ पर लॉगिन नेम लिखेंगे। लॉगिन नेम मतलब जिस कंप्यूटर को हम मैसेज भेजना चाहते हैं उसका एक यूज़र ID वो हम लिखेंगे, और जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो हम अपना मैसेज लिख पाएंगे। और जब हम मैसेज लिख लेते हैं, उस मैसेज को हमें भेजना है तो उसके लिए हम Ctrl+D प्रेस
प्रेस करते हैं तो वो मैसेज हमारा चला जाता है। इसके बाद है टॉक कमांड। अगर हम नेटवर्क में या लैन पर स्थित किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ चैट करना चाहते हैं, चैट करने का मतलब तो आप जानते ही होंगे, जैसे व्हाट्सएप पर हम चैट करते हैं, छोटे छोटे मैसेज के द्वारा हम बातचीत करते हैं, मैसेंजर पर बातचीत करते हैं, उसी तरीके से लैन पर अगर हम चैट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें टॉक कमांड को यूज़ करना पड़ता है। अब कैसे होती है, हम सबसे पहले टॉक कमांड लिखते हैं, इसके बाद लॉगिन नेम लिखते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे दूसरे यूज़र के पास एक मैसेज पहुंचेगा, वो भी यही कमांड टाइप करेगा और पहले वाले यूज़र का लॉगिन नेम टाइप करेगा। जैसे वो एंटर करेगा तो दोनों के बीच में एक कनेक्शन स्थापित हो जाएगा और दोनों कंप्यूटर आपस में चैट कर पाएंगे। जैसे ही चैट सेशन आपको ख़त्म करना है, आप Ctrl+D प्रेस करेंगे तो आपका जो चैट सेशन है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, द्वैतता के नियम से आप क्या समझते हैं? द्वैतता का नियम क्या है? बूलियन अलजेब्रा में जितने भी एक्सप्रेशंस होते हैं वो डुअल नेचर को दर्शाते हैं। अब ये डुअल नेचर है क्या? आप किसी भी एक बूलियन एक्सप्रेशन से किसी भी बूलियन रिलेशन का दूसरे बूलियन रिलेशन के साथ संबंध स्थापित करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस द्वैतता के नियम का प्रयोग करते हैं। अब इस द्वैतता के नियम के अनुसार है क्या? इस द्वैतता के नियम के अनुसार है कि जितने भी एक्सप्रेशन में और ऑपरेटर दिए हुए हैं इनको आप एंड में बदल सकते हैं, और जितने भी एंड ऑपरेटर दिए हुए हैं इनको आप और में बदल सकते हैं, और जितने भी जीरो दिए हुए हैं इनको आप वन में बदल सकते हैं, और जितने भी वन दिए हुए हैं इनको आप जीरोस में बदल सकते हैं। तो ये द्वैतता का नियम है। एक बूलियन रिलेशन से दूसरे बूलियन रिलेशन को प्राप्त करने के लिए ये 4 नियम काम करते हैं। और कौन कौन से नियम है? और को हम एंड में बदल सकते हैं, एंड को और में बदल सकते हैं, जीरोस को हम वन में बदल सकते हैं और वंस को जीरो में बदल सकते हैं। यही द्वैतता का नियम है। अगला हमारा क्वेश्चन है, सभी खंडों को हल कीजिए। यहाँ से 4 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताओं को बताइए। तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषता बतानी है। तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब है कि इसका जो सोर्स कोड है वो इंटरनेट पर निःशुल्क उपलब्ध है। कोई भी यूज़र इसको डाउनलोड कर सकता है और उसमें अपने हिसाब से परिवर्तन करके इसको आगे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। तो लाइनक्स की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। दूसरी इसकी विशेषता है कि ये फ्री है। इसके लिए हमें कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता। जैसे हम विंडोज़ को अगर यूज़ करना चाहें तो उसके लिए हमें 5-6 हज़ार रुपये चार्ज देना पड़ता है, तब हम यूज़ कर पाते हैं। लेकिन लाइनक्स यूज़ करने के लिए आपको, लाइनक्स अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करने के लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता। ये फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट पर उपलब्ध है। इसको आप अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। तीसरा इसका जो लाभ है वो क्या है? तीसरा इसका जो लाभ है वो इसकी सिक्योरिटी है। लाइनक्स सबसे ज़्यादा सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स में जो वायरस आने की संभावना है वो ना के बराबर होती है। हम लोग विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर में तो विंडोज़ के साथ हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ज़रूर डालते हैं ताकि हमारे कंप्यूटर में वायरस ना आ पाए। लेकिन अगर आप लाइनक्स को यूज़ कर रहे हैं तो आपको अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस डालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि लाइनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा सिक्योर है। इस पर वायरस आने की संभावना ना के बराबर होती है। एक चौथा हम इसका पॉइंट समझते हैं, चौथा इसका लाभ समझते हैं। चौथा इसका ये लाभ है कि इसके साथ एक अपाचे वेब ब्राउज़र आता है। तो जो लोग वेब डेवलपमेंट करना चाहते हैं वो इस वेब ब्राउज़र को यूज़ करके वेबसाइट वगैरह बना सकते हैं। तो इसका ये भी लाभ है कि इसके साथ अपाचे एक वेब ब्राउज़र आता है। तो यहाँ पर 4 नंबर का क्वेश्चन था तो हमने यहाँ पे 4 इसके लाभ समझ लिए। अगला जो क्वेश्चन है वो है ईमेल की विशेषताओं एवं उपयोगिताओं का वर्णन करें। तो ईमेल की विशेषता वगैरह के बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको अभी हमने ईमेल के बारे में बताया कि ईमेल क्या है और ईमेल को हम कैसे यूज़ करते हैं। इसकी विशेषता वगैरह आपको सबको पता है कि हम इंटरनेट के माध्यम से पत्रों को बहुत आसानी से भेज सकते हैं, बहुत तीव्र गति से भेज सकते हैं और इसमें पत्रों के खोने की संभावना नहीं होती। तो इस तरीके से आप इस आंसर को लिख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है नैंड तथा नॉर गेट का वर्णन करें। तो नैंड गेट और नॉर गेट क्या होता है? तो इस टाइप का अगर प्रश्न आता है तो आप इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो आपको नैंड गेट और नॉर गेट के बारे में लिखना है। तो नैंड गेट क्या है? नैंड गेट 2 प्रकार के गेटों से मिलकर बना हुआ है, एक नॉट गेट और एंड गेट। ये 2 प्रकार के गेट का संयोजन है और ये क्या काम करता है? ये 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट ले सकता है और उन पर कौन सी क्रिया करता है? सबसे पहले तो एंड ऑपरेशन करता है और उसका हमें इनवर्स आउटपुट के रूप में देता है। तो ये कैसे काम करता है
सकता है, ये 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट ले सकता है। उन दोनों के बीच में एंड ऑपरेशन परफॉर्म करके ये हमें उसका इन्वर्स आउटपुट के रूप में देता है। तो जब आपने इसके बारे में लिख दिया, इसके बाद आपको इसका चित्र बनाना पड़ेगा। तो नैंड गेट का चित्र कैसा होता है, सबसे पहले तो हम एंड गेट का चित्र बनाएंगे। एंड गेट ऐसा होता है, एंड गेट का डायग्राम हम ऐसे बना देंगे। और फिर क्योंकि अब हम नैंड गेट का डायग्राम बना रहे हैं तो नैंड और एंड में डिफरेंस केवल यहाँ पर 0 का है। तो अगर हमने एंड गेट के ऊपर 0 बना दिया यहाँ पे, तो ये एक नैंड गेट बन गया। और ये हमें आउटपुट क्या देता है, हमने इसको A और B इनपुट दिए, तो ये हमें A डॉट B का इन्वर्स आउटपुट के रूप में देगा। तो हमने इसका ये बना दिया। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख दी, इसका जो चित्र था वो बना दिया। इसके बाद आपको इसकी सत्यता सारणी बनानी पड़ेगी, इसकी ट्रुथ टेबल बनानी पड़ेगी। तो इसकी ट्रुथ टेबल बना देते हैं। अब क्योंकि इसमें हम 2 इनपुट दे रहे हैं तो हमें 4 रो बनानी पड़ेंगी। तो हमने यहाँ पर 4 रो बना दी और 3 कॉलम बनाते हैं। तो A इनपुट दिया है, B इनपुट दिया है, ये हमें आउटपुट देगा A डॉट B का इन्वर्स। अब इनके अंदर कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं, 0 0 हो सकता है, 1 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है और 1 1, ये कॉम्बिनेशन होते हैं। अब ये हमें आउटपुट कैसे देता है, पहले तो इन दोनों का ये मल्टीप्लाई करेगा, उसके बाद उसका इन्वर्स हमें आउटपुट के रूप में देगा। तो 0 और 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 मिलता है और इसका जो इन्वर्स है वो 1 आएगा। 1 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये 0 देगा, उसका इन्वर्स आता है 1। इसी तरीके से यहाँ पर 1 आता है और यहाँ पर 1 और 1 का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है और उसका इन्वर्स हमें मिलेगा 0। तो इस तरीके से ये इसकी जो सत्यता सारणी है नैंड गेट की, ये भी हमने बना दी। अब हमें नैंड गेट केवल एक ही स्थिति में हमें फॉल्स आउटपुट देता है, जब इसको दिए गए इनपुट 1 हो, यानी सभी इनपुट 1 हो तो ये हमें 0 आउटपुट देता है, फॉल्स आउटपुट देता है। अगर दोनों इनपुट 0 हैं या दोनों इनपुट में से कोई 1 है या 0 है तो ये हमें ट्रू आउटपुट देता है। तो ये हमने नैंड गेट के बारे में समझ लिया। अब नॉर गेट के बारे में भी इसी तरीके से लिखेंगे। तो नॉर गेट क्या है, ये भी 2 प्रकार के गेटों का संयोजन है। नॉट गेट और गेट का संयोजन होता है। ये क्या काम करता है, ये 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट ले सकता है और हमें एक आउटपुट देता है। ये सबसे पहले दिए गए इनपुट पर और ऑपरेशन करता है और उसका इन्वर्स हमें आउटपुट के रूप में देता है। इसका अब हम डायग्राम बनाते हैं। तो कैसा डायग्राम बनता है इसका, सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक और गेट का डायग्राम बना रहे हैं और यहाँ पर अगर हमने 0 लगा दिया तो ये नॉर गेट का डायग्राम बन गया। ये हमें आउटपुट क्या देगा, ये A और B पर सबसे पहले तो और ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और उसका इन्वर्स हमें आउटपुट के रूप में देगा। अब इसकी भी सत्यता सारणी बनाते हैं। तो इसकी सत्यता सारणी कैसे बनेगी, सबसे पहले तो हम यहाँ पर इनपुट दर्शा देते हैं A B और हमें आउटपुट मिलेगा A प्लस B का इन्वर्स। क्योंकि 2 इसमें हम इनपुट दे रहे हैं तो यहाँ पर हमें 4 रो बनानी पड़ेंगी। तो 4 रो हमने यहाँ पर बना दी। अब इसमें दिए गए इनपुट का कॉम्बिनेशन क्या बनता है, कॉम्बिनेशन बनता है 0 0 1 0 0 1 और 1 1। तो इस तरीके से यहाँ पर दिए गए इनपुट का हमने कॉम्बिनेशन बनाया। हमें आउटपुट क्या मिलेगा, सबसे पहले तो इन दोनों इनपुट को जोड़ा जाएगा और उसका इन्वर्स हमें आउटपुट के रूप में मिलेगा। तो 0 0 को हम जोड़ेंगे तो हमें मिलता है 0, उसका इन्वर्स होगा 1। यहाँ 1 0 को हम जोड़ेंगे तो मिलेगा हमें 1 और उसका इन्वर्स होगा 0। इसी तरीके से यहाँ पर इन्वर्स हो जाएगा 0 और यहाँ पर अगर हम 1 और 1 को जोड़ते हैं तो 1 आता है और उसका इन्वर्स हमें 0 मिलेगा। तो नॉर गेट हमें केवल एक ही स्थिति में ट्रू देता है आउटपुट। कौन सी स्थिति है, जब दिए गए दोनों इनपुट 0 हो और जब दिए गए दोनों इनपुट में से कोई एक 0 हो और कोई एक 1 हो या फिर दोनों 1 हो, तो ये हमें इन सभी स्थितियों में 0 आउटपुट देता है। तो ये हमने नॉर गेट के बारे में समझ लिया। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सभी खंडों को हल कीजिए। ये भी 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, यानी 12 नंबर के क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, नेटवर्क क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों को समझाइए। तो नेटवर्क क्या होता है, जब 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटरों को आपस में किसी माध्यम के द्वारा जोड़ दिया जाए। और किस लिए जोड़ दिया जाए, ताकि वो आपस में डेटा का आदान प्रदान कर सके। तो इस व्यवस्था को हम नेटवर्क कहते हैं। बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन है, जब 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटरों को आपस में किसी माध्यम के द्वारा, जैसे कोई तार या फिर किसी वायरलेस माध्यम के द्वारा जैसे तरंग, इनके द्वारा अगर हम इन्हें कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ देते हैं तो इस व्यवस्था को हम नेटवर्क कहते हैं। अब जो नेटवर्क होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है लैन, दूसरा होता है मैन और सबसे बड़ा नेटवर्क होता है वैन। तो लैन, मैन, वैन, ये 3 प्रकार के नेटवर्क होते हैं। सबसे पहला जो नेटवर्क है लैन, इसका पूरा नाम है लोकल एरिया नेटवर्क। दूसरा है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और तीसरा है वाइड एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क सबसे छोटे टाइप का नेटवर्क है, जैसे एक बिल्डिंग का नेटवर्क। एक बिल्डिंग में उपस्थित सभी कंप्यूटरों को अगर हम जोड़ दें तो एक छोटे टाइप का नेटवर्क हम बनाते हैं। इस छोटे नेटवर्क को हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं।
किसी स्कूल का नेटवर्क हो सकता है, किसी बिल्डिंग का नेटवर्क हो सकता है, इसको हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। वहीं दूसरी ओर दूसरा नेटवर्क है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसे हम शॉर्ट में मैन कहते हैं। ये एक शहर के कंप्यूटरों को अगर आपस में जोड़ दिया जाए, या हम ऐसे कह सकते हैं कि एक शहर में जितने भी लैन हैं उन सभी को आपस में अगर हम जोड़ दें तो एक बड़े नेटवर्क का निर्माण होता है, जिसको मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। इसकी जो रेंज है वो 50 किलोमीटर्स तक हो सकती है, यानी ये 50 किलोमीटर्स के दायरे में फैला हो सकता है। और तीसरे टाइप का जो नेटवर्क है वो है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क सबसे बड़े प्रकार के नेटवर्क होते हैं, जैसे इंटरनेट बहुत बड़ा नेटवर्क है जो कि पूरी दुनिया में फैला है। तो वाइड एरिया नेटवर्क बहुत बड़े नेटवर्क होते हैं। इसके अंतर्गत कई सारे मैन आते हैं, कई सारे लोकल एरिया नेटवर्क आते हैं, और इन सभी नेटवर्क को आपस में जोड़कर एक बड़े टाइप का नेटवर्क बनाया जाता है, जिसको हम वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। इसका जो विस्तार क्षेत्र है ये कितने एरिया में फैला हो सकता है? ये पूरी दुनिया में फैला हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, फंक्शन प्रोटोटाइप से आपका क्या तात्पर्य है? उदाहरण देकर समझाइए। तो फंक्शन प्रोटोटाइप क्या होता है? जब भी हम एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाते हैं और हमारे प्रोग्राम में मेन फंक्शन के अलावा एक दूसरा फंक्शन होता है, तो हम उसका एक प्रोटोटाइप लिख देते हैं। जो भी हमने यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाया है उसका हम एक प्रोटोटाइप लिखते हैं। प्रोटोटाइप कंपाइलर को ये बताता है कि आपने किस टाइप का फंक्शन बनाया है, उसमें कौन कौन से पैरामीटर यूज़ किए हैं, और जो ये आपका फंक्शन है वो किस टाइप के डेटा को रिटर्न कर रहा है। तो फंक्शन प्रोटोटाइप ये सारी चीज़ें कंपाइलर को बताता है। और फंक्शन प्रोटोटाइप हमेशा कहाँ लिखा जाता है? मेन फंक्शन के बाहर लिखा जाता है। जो हमारा मेन फंक्शन होता है उस मेन फंक्शन के ऊपर हम फंक्शन का प्रोटोटाइप लिखते हैं। अब इस प्रोटोटाइप का जो सिंटैक्स है वो कैसा होता है? सबसे पहले तो हम रिटर्न टाइप लिखते हैं, इसके बाद हम फंक्शन नेम लिखते हैं, और यहाँ पर पैरामीटर लिस्ट लिखते हैं। आगे बोर्ड में जगह नहीं थी, इस वजह से यहाँ पर नीचे लिख दिया, नहीं तो ये सब एक लाइन में आना चाहिए। तो इसको हम फंक्शन प्रोटोटाइप कहते हैं। फंक्शन प्रोटोटाइप में सबसे पहले तो रिटर्न टाइप लिखा जाता है, फिर फंक्शन का नेम लिखा जाता है, और फिर ब्रैकेट लगाकर पैरामीटर लिखे जाते हैं। जब पैरामीटर बताए जाते हैं तो पैरामीटर के हमें टाइप भी लिखने पड़ते हैं। पैरामीटर किस टाइप के डेटा को स्टोर करेगा वो भी लिखना पड़ता है। अब इसका एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एक हमें ऐसा फंक्शन बनाना है जो इंटीजर टाइप के डेटा को रिटर्न करता है, तो हमने यहाँ पर इंटीजर लिख दिया। अब फंक्शन का नाम मान लेते हैं सम नम, ये हमने फंक्शन का नाम दे दिया है। अब इसमें कुछ पैरामीटर भी हम यूज़ करना चाहते हैं, और ये पैरामीटर का जो टाइप है वो कौन सा है? इंटीजर टाइप का है। कोई पैरामीटर ए है तो हमने ऐसे लिख दिया, कोई दूसरा पैरामीटर भी है जो इंटीजर टाइप का है तो हमने ये लिख दिया। तो इस तरीके से हम एक फंक्शन प्रोटोटाइप लिखते हैं। अब जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको सबसे पहले तो फंक्शन प्रोटोटाइप के बारे में लिखना पड़ेगा, उसकी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, उसका सिंटेक्स लिखना पड़ेगा, और फंक्शन प्रोटोटाइप का एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा। क्योंकि ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप इसकी जो लेंथ है वो 4 मार्क्स के क्वेश्चन के हिसाब से डिसाइड करके लिख सकते हैं इसका आंसर। अगला जो क्वेश्चन है वो है VI टेक्स्ट एडिटर क्या होता है? VI टेक्स्ट एडिटर, VI एडिटर या VI टेक्स्ट एडिटर का पूरा नाम है विजुअल एडिटर। ये क्या है? ये एक प्रकार का टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम होता है जो कि लाइनक्स के साथ आता है। क्योंकि लाइनक्स के CLI वर्जन में हम VI एडिटर को यूज़ करते हैं, तो इसमें इसको यूज़ करने के लिए 3 प्रकार के मोड होते हैं। एक होता है कमांड मोड, एक होता है इनपुट मोड, और तीसरा होता है एक्स मोड। VI टेक्स्ट एडिटर टेक्स्ट फाइल को बनाने के लिए यूज़ होता है, या फिर ये शेल स्क्रिप्टिंग के लिए भी यूज़ होता है। तो VI एडिटर एक टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है जिसका यूज़ करके हम टेक्स्ट फाइल बना सकते हैं और उनको एडिट कर सकते हैं। इसमें 3 मोड होते हैं, कमांड मोड, इनपुट मोड, एक्स मोड। कमांड मोड में क्या होता है? अब क्योंकि ये CLI वर्जन पर हम इस टेक्स्ट एडिटर को यूज़ कर रहे हैं, तो आपको कर्सर को ऊपर ले जाना है, कर्सर को नीचे ले जाना है, दाएं बाएं ले जाना है, या फिर कर्सर को होम पर लेकर आना है, या फिर कर्सर को एंड पर लेकर जाना है। तो ये सभी काम करने के लिए आपको कमांड यूज़ करनी पड़ती है। तो टेक्स्ट एडिटर में कमांड मोड का यूज़ करके हम ये सारे काम करते हैं। जब आपको डेटा इनपुट करना होता है तो इस टेक्स्ट एडिटर में आप इनपुट मोड का यूज़ करते हैं, और जब आपने डेटा को टाइप कर लिया फिर आप डेटा को सेव करना चाहते हैं तो इसके लिए आप एक्स मोड का यूज़ करते हैं। तो ये VI टेक्स्ट एडिटर है। इसके बाद यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। इस लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहले एक प्रोग्राम दिया हुआ है। एक प्रोग्राम लिखिए जिसमें 30 छात्रों के अंक इनपुट किए जा सके तथा बाद में उनके अंकों का योग व औसत प्रिंट किया जा सके। इसी में अथवा में दूसरे क्वेश्चन भी हैं। क्या है? सर्चिंग और सॉर्टिंग को समझाइए। आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इस टॉपिक को समझ सकते हैं। इसके अलावा फंक्शन क्या है? प्रमुख प्रकार के फंक्शन समझाइए, उदाहरण सहित स्पष्ट करें।
और इसी में दूसरा क्वेश्चन है एरे क्या है, इनके प्रकारों को समझाइए, उदाहरण सहित समझाइए। तो इन दोनों टॉपिक के बारे में हमने डिटेल वीडियो बनाई है। इन सभी वीडियोस के जो लिंक हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इन वीडियोस को देखें तो आपको इन क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। जो ये हमारा वीडियो है ये आज यहीं खत्म होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरीके के वीडियोज़ मिलते रहें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।